हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन पाठक और साइंस बाय प्रिया मैम की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी का एक प्रमुख टॉपिक जो कि यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस मेंस प्री और यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और ये टॉपिक है प्रमुख शासन प्रणाली। आज हम प्रमुख शासन प्रणाली की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन सब में देखेंगे कि बेसिक अंतर क्या है और कहाँ कहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस को लेकर के। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग पढ़ लेते हैं कि संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है, संसदात्मक क्या, अध्यक्षात्मक क्या है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। ये अपने आप में एक प्रकार के अलग संबंध को दर्शाता है और ये अलग संबंध को दर्शाता है। तो दोनों का आधार क्या है? आधार अंतर का इसका इसका एक ही है। अंतर का आधार जो है एक ही है। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली संसद, राज्य और केंद्र संबंधों के आधार पर होता है, जबकि अगर बात करें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तो सरकार के अंगों के बीच संबंध कैसे हैं, इसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं इसको। संघात्मक शासन प्रणाली कैसे जैसे कि ये बात करता है, संघात्मक शासन प्रणाली ये बात करता है केंद्र या जिसको हम बोलते हैं संघ सरकार व राज्य के बीच आपसी संबंधों पर। ये केंद्र या संघ सरकार या वह राज्य सरकार के बीच आपसी संबंध कैसे हैं, शक्ति का विभाजन है कि नहीं, डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं, इस पर यह डिपेंड करता है कि उसे संघात्मक कहा जाए या एकात्मक कहा जाए। तो देखिए यहाँ पे संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन या उनके बीच संबंध कैसे हैं, रिलेशन कैसे हैं, इसके आधार पर संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो इसमें क्या है, इसमें इसका बेस क्या है? इसका बेस है सरकार के अंगों के बीच संबंध। सरकार के अंग के बीच संबंध, सरकार का मतलब क्या है, अंग का मतलब क्या है, कार्यपालिका, या पहले हम लिख लें विधायिका, कार्यपालिका, और अगला पॉइंट है न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या है? ये सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं। क्लियर? सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं। विधायिका विधि बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसी विधि को लागू करती है, और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार से सरकार के अंगों के बीच संबंध कैसा है, इसके आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अंतर किया जाता है। क्लियर? तो बेसिक जो डिफरेंस है संघात्मक शासन प्रणाली व एकात्मक शासन प्रणाली में और संसदात्मक शासन प्रणाली व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो उसका जो बेस है ये है केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर ये, और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध कैसे हैं, इसके आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है। क्लियर? तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है और क्या मूलभूत आधार है। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली, किसकी? संघात्मक की, तो इसमें पहला शब्द आता है क्या? संघ। इसमें पहला शब्द है संघ, इसमें पहला शब्द है संघ, है ना। और संघात्मक देखें तो दो प्रकार का होता है संघ। एक को कहते हैं फेडरेशन, एक को कहते हैं
कन्फेडरेशन। एक को कहते हैं फेडरेशन, एक को कहते हैं कन्फेडरेशन। तो ये क्या है? फेडरेशन। ये है परिसंघवाद और ये है, इसको बोलते हैं संघ। क्लियर? तो दो प्रकार के संघ हम देखते हैं, फेडरेशन और कन्फेडरेशन। ये फेडरेशन जो है इंडिया का उदाहरण है। इंडिया ने कौन सी प्रणाली अपनाई संघवाद की? फेडरेशन। और ये क्या है? यूएसए। अगर बेसिक देखें कहां कहां इसे अपनाया गया है तो ये इंडिया हो गया और ये यूएसए हो गया। क्लियर? अगर हम देखें कि इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मतलब एक बेसिक, एक ऐसी विशेषता जो संघात्मक व्यवस्था की जड़ है, जो संघात्मक व्यवस्था की जड़ है और उसे एकात्मक प्रणाली से अलग करती है, वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें केंद्र व राज्यों, या राज्यों को इकाइयां भी कहते हैं, इकाइयां, राज्यों व इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन। मतलब संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी मूलभूत जो विशेषता है, अगर कोई पूछे कि संघात्मक शासन प्रणाली की आप कोई एक मूलभूत विशेषता बताइए जिसके आधार पर उसे डिफरेंशिएट किया जाए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो ये है केंद्र व राज्य के बीच या इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। क्लियर? जबकि अगर हम देखें एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या है? सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। कहां होती हैं? सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। देखिए अंतर, देखिए रटना नहीं है, इंटीग्रेटेड है, कॉन्सेप्चुअल है। केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, लेकिन यहां पे क्या है? सभी शक्तियां एक ही इकाई मतलब केंद्र में निहित कर दी गई है। और शक्ति का विभाजन ये कहां होना चाहिए? ये कहां होगा? संविधान में। ये शक्ति का विभाजन कहां होगा? संविधान में। अर्थात संविधान कैसा होगा? लिखित होगा। अगर संविधान में है शक्ति का विभाजन कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, और राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो इसका मतलब हमें संविधान लिखने की जरूरत है। तो संविधान कैसा हो गया? लिखित संविधान। जबकि अगर हम देखें एकात्मक शासन प्रणाली में जहां सभी शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई हैं, केंद्र में निहित है, तो क्या यहाँ पे लिखित संविधान एक अनिवार्य तथ्य के रूप में होगा? नहीं। यहाँ पे जो संविधान होगा वो लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, लेकिन लिखित की अनिवार्यता नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? लिखित संविधान अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्ति का विभाजन है और शक्ति का विभाजन संविधान में है और उसमें लिखा रहेगा कि केंद्र व राज्य की कौन कौन सी शक्तियां सौंपी गई। क्लियर? तो सबसे मूलभूत जो प्रॉपर्टी है, जो विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली की और एकात्मक शासन प्रणाली की, वो ये है। क्लियर? अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब संविधान है, संविधान में लिखा गया है, क्लियर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो लिखित संविधान होगा वहां पे बेसिकली क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। और इसको कौन बनाए रखेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। ये, और यहां पे क्या है? एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जबकि यहां पे क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बहुत बेसिक अंतर है, बेसिक अंतर।
स्वतंत्र न्यायपालिका अगर है, बात समझिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? जब न्यायपालिका के कार्यों में न तो कार्यपालिका का इंटरफेयर हो, न तो विधायिका का इंटरफेयर हो, तो ऐसी न्यायपालिका को क्या कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर? लेकिन एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका में क्या है? एकीकृत न्यायपालिका में अगर हम देखें तो इसमें पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है। क्लियर? और यहां एक चीज और है स्वतंत्र न्यायपालिका में, वो क्या है? वो ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि न तो न्यायपालिका केंद्र सरकार का है, न तो राज्य सरकार का है। क्लियर? तो इस प्रकार से जो डिसीजन देगी सुप्रीम कोर्ट, वो स्वतंत्र रूप से देगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी उसके डिसीजन में। क्लियर? लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, फिर हाई कोर्ट आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अर्थात यहाँ पे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर देखें उच्च निम्न क्रम में, एकीकृत न्यायपालिका में क्या होता है? श्रेणी क्रम पाया जाता है, उच्च निम्न क्रम पाया जाता है। तो सबसे शीर्ष पर कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है दिल्ली में है कि केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की न्यायपालिका है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये इसका डिसीजन जो है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, वो सभी पर, सभी राज्यों पर, क्लियर, या सभी हाई कोर्ट पर क्या है? समान रूप से लागू होता है। क्लियर? तो ये हो गया क्या? एकीकृत न्यायपालिका। और एकीकृत न्यायपालिका किसका प्रमुख विशेषता है? एकात्मक शासन प्रणाली का। क्लियर? जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी विशेषता है? संघात्मक शासन प्रणाली। क्लियर? अब इसके अलावा अगर हम देखें संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली की मूल विशेषता, और तो मूल विशेषता में है द्विसदनीयता। मतलब द्विसदनीयता का मतलब क्या है? केंद्र में अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनीयता का मतलब क्या? केंद्र में क्या है? दो प्रकार के सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को माना जाता है कि पूरे भारत का नेतृत्व करता है, लेकिन राज्यसभा को माना जाता है कि यह राज्यों का प्रतिनिधि है। और जहां पे राज्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाए, प्रतिनिधि सुनिश्चित हो जाए, वो क्या है? अपने आप संघात्मक व्यवस्था बन जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ द्विसदनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो ये रही संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पीटी और मेंस के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और ये कभी कभी एसएससी सीजीएल वगैरह में यहां से प्रश्न आ जाते हैं। क्लियर? दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत में किस तरीके की, जैसे हमने बताया कि दो है, फेडरेशन है और एक कन्फेडरेशन है। क्लियर? तो भारत में किस तरीके का संघात्मक स्वरूप अपनाया गया है, तो आइए उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। और भारत की तुलना, मतलब स्पेशली दो मुख्य जो है स्पेशली दो मुख्य संघात्मक व्यवस्था के मॉडल हैं जिसे भारत ने अपनाया है। भारत ने कहाँ से अपनाया है? कनाडा से अपनाया है। और एक है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हम नहीं कहेंगे अमेरिका। क्लियर? क्योंकि अमेरिका कहते हैं तो अमेरिकी कॉन्टिनेंट का द्वीप ये देश कनाडा भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी, तो हमें ये कहना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? जैसे कि इसके नाम से ही शब्द, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, स्पेशली यूपीएससी शब्दों से खेलती है। क्लियर? तो शब्द हमें पकड़ना है, शब्दों को तोड़ना है। क्लियर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो फेडरेशन मतलब कन्फेडरेशन है, यहाँ पे जो संघात्मक व्यवस्था किस तरीके की होगी? संयुक्त राज्य, मतलब अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ? संयुक्त राज्य, राज्यों के संयुक्त होने से हुआ है। क्लियर? तो जब अमेरिका आजाद हुआ था तो उस समय कितने राज्य थे? 13 राज्य। अमेरिका किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। जिस तरीके से भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, वैसे अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय 13 राज्य थे। तो 13 राज्यों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया कि हम अलग अलग हैं, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दें
तो हम कम से कम एकीकृत हो जाएंगे, है ना, एक देश के रूप में हो जाएंगे। क्लियर? और हमारी एक अलग पहचान होगी। अलग अलग रहने पे अलग पहचान तो नहीं होगी, एक होने पे हमारी पहचान है। क्लियर? तो इन्होंने मिल करके एक समझौता किया और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां सौंपी किसको? इधर, मतलब थोड़ी थोड़ी शक्तियां राज्यों द्वारा सौंपी गई और एक क्या बनाया गया? केंद्र। एक केंद्र का निर्माण किया गया। और ये क्या है? परिधि पे क्या है? राज्य। ये परिधि पे राज्य है। राज्यों से देखिए शक्तियां किधर आई? इधर, केंद्र की तरफ। इसका मतलब क्या है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका का मॉडल है संघात्मक, उसमें क्या पाया जाता है? अगर एक साइंस फिजिक्स का वर्ड है, इसको देखिए केंद्र की तरफ आ रहा है तो इसको बोलते हैं अभिकेंद्री शक्तियों का वितरण। मतलब क्या हो रहा है? वितरण परिधि से सेंटर की ओर आ रही, अर्थात ये जो शक्ति है अभिकेंद्रित हो रही है केंद्र की तरफ। क्या हो रही है? केंद्र की तरफ अभिकेंद्रित हो रही है, आ रही है। इसका मतलब क्या है ये बताइए कि कोई भी अगर शक्ति सौंपता है, डिसेंट्रलाइज करता है, डिवोल्यूएट करता है, क्लियर, अगर कोई भी संस्था अपनी शक्ति किसी दूसरी संस्था को देती है तो वो ये कोशिश करती है कि मैक्सिमम पावर उसके पास रहे। तो वो चाहे राज्य ही क्यों ना हो, राज्य भी ये ध्यान रखेगा। तो राज्यों ने जब शक्तियां दी तो राज्य ये दिमाग में रखे, इस बात को ध्यान में रखा बखूबी तरीके से कि शक्तियां हमारे पास किससे वो ज्यादा होनी चाहिए? केंद्र सरकार से। इसीलिए ये जो शासन प्रणाली है अमेरिका की, यहां पे राज्य क्या है? राज्य केंद्र सरकार की तुलना में अधिक पावरफुल है। और पावरफुल का मतलब क्या है? अवशिष्ट शक्ति। किसके पास है? राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? राज्यों के पास है। क्लियर? और इसके अलावा राज्यों ने अपने पास पावर रखी है, राज्यों ने मिलकर के केंद्र बनाया है। इस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इसीलिए यहां का जो राज्य है उसको कहा जाता है अनश्वर। किस प्रकार का राज्य है? अनश्वर प्रकृति का राज्य है। क्यों? अनश्वर का मतलब क्या है? ऐसे राज्य जिनका अस्तित्व केंद्र सरकार द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ के जो राज्य हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो क्या है? अनश्वर राज्य। अनश्वर राज्य। और इस संघात्मक व्यवस्था को कहा जाता है कि अनश्वर राज्य का अनश्वर संघ। बात समझिए, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है लेकिन कोई समझ नहीं पाता इसे अनश्वर संघ क्यों कहा गया। सब तो ये समझ लेते हैं कि राज्य को या राज्य की सीमा को परिवर्तित नहीं कर सकते बिना उनकी सहमति के। कौन? केंद्र सरकार। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि अनश्वर संघ क्यों कहा गया है। मतलब संघ भी नहीं खत्म किया जा सकता। क्यों? अगर संघ ही खत्म कर देंगे तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ रह गई अमेरिका में? क्लियर? संघ खत्म कर देंगे तो संघात्मक व्यवस्था कहां से रह गई? इस प्रकार से अगर संयुक्त राज्य अमेरिका तभी तक है जब तक संघ क्या है? अनश्वर है। तो इसीलिए जो यहाँ की संघात्मक व्यवस्था उसको कहा गया है अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, भारत ने कनाडाई मॉडल को अडॉप्ट किया है। क्यों भारत ने कनाडाई मॉडल को अडॉप्ट किया है? क्यों? परिस्थितियां, करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो ऑफ द इंडिया। परिस्थितियां कैसी थी इंडिया की परिस्थितियां अगर देखें तो इंडिया का विभाजन, जो भारत का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो धर्म के जब आधार पर हुआ था तो सांप्रदायिक दंगे, अलगाववाद, ये सारी चीजें क्या थी? उसके नेचर में बसी हुई थी, ये लगातार चल रही थी। तो ऐसे में एक ऐसे मॉडल को अपनाना था हमें जिसमें कि केंद्र के पास ज्यादा से ज्यादा पावर, क्लियर,
और इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा देखें कि भारत ने क्यों अपनाया इसको, तो भारतीय समाज में व्याप्त विविधता, धर्म, भाषा, बोली, जाति के आधार पर इतनी डाइवर्सिटी है भारत में कि ये संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल थी। और किस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था? कनाडा। इसी संबंध में एक प्रमुख विचारक है प्रोफेसर लास्की। इन्होंने कहा है कि जब समाज संघात्मक हो, तो सत्ता भी क्या होनी चाहिए? संघात्मक होनी चाहिए। समाज जब संघात्मक हो तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने केवल संघात्मक की बात की है। बात समझ में आई? इन्होंने केवल संघात्मक की बात की है। संघात्मक तो हमने अपनाया ही है, लेकिन कौन सा संघात्मक? कनाडाई। कौन सा संघात्मक? कनाडाई। इसके अलावा हम समझते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत की जो हमने परिस्थिति बताई कि धर्म के आधार पर क्या हुआ था? भारत का विभाजन किस आधार पर? धर्म के आधार पर हुआ था। अलगाववाद की मांगें चल रही थी, अलगाववाद। उसी संबंध में हमें देशी रियासतों का एकीकरण करना था। किसका? देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण करना था। भाई कोई स्वतंत्र रहना चाहता था, कोई पाकिस्तान में जाना चाहता था, तो कोई भारत में आना चाहता। तो ऐसे में सबको कैसे भारत में शामिल किया जाए, इसके लिए ये जो कनाडाई मॉडल है ये ज्यादा अनुरूप है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हमें भारत के सामने उस समय दो चुनौतियां थी। मतलब पहला ये है कि स्वायत्तता, राज्यों को इतनी स्वायत्तता प्रदान करना ताकि वे संतुष्ट हो सकें और संतुष्ट होकर के भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत का जो फेडरेशन है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके हिस्सेदार बन सके। और दूसरी बात, भारत को स्वायत्तता देते समय इतना ध्यान रखना है कि हम उनको इतनी ही स्वायत्तता दें ताकि जो है भारत की अखंडता क्या हो? बनी रहे। अर्थात हमें स्वायत्तता भी देनी है, ऑटोनॉमी भी देनी है, और हमें भारत की इंटीग्रिटी को भी देखना है। क्लियर? कभी कभी स्वायत्तता और स्वतंत्रता में लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। स्वायत्तता और स्वतंत्रता, तो स्वायत्तता और स्वतंत्रता का मतलब समझिए। जो अलगाववादी होते हैं हमेशा वो स्वतंत्रता की मांग करते हैं, फ्रीडम की मांग करते हैं। फ्रीडम मीन्स निगेटिव लिबर्टी। क्लियर? नकारात्मक स्वतंत्रता होती है ये, जो इंटीग्रिटी के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। जबकि स्वायत्तता क्या होती है? ऑटोनॉमी। जैसे अगर हम देखें तो 1952 से लेकर 1967 तक क्या थी? केंद्र और राज्यों में डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का मतलब है एक ही प्रकार की सरकार, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस का प्रभुत्व केंद्र में था और राज्यों में भी था। कब? 1967 के चुनाव के पूर्व तक। लेकिन जैसे ही 1967 में चुनाव होता है, वैसे ही राज्यों में, अधिकांश राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं। तो गैर कांग्रेसी सरकार जब आती हैं तो किस चीज की मांग करती हैं? ऑटोनॉमी की, स्वायत्तता की। स्वायत्तता की मांग तब की जाती है जब केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार, केंद्र में अलग सरकार हो और राज्यों में अलग सरकार हो। जब केंद्र और राज्य दोनों में डबल इंजन की सरकार होती है या एक ही सरकार होती है, तो कभी भी स्वायत्तता की मांग नहीं की जाती। स्वायत्तता का मतलब क्या है? अधिक से अधिक शक्ति या अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्र की तरफ से राज्यों की ओर। क्लियर? तो ये हो गई स्वायत्तता। स्वायत्तता में हम कभी ये नहीं कहते कि हम भारत से अलग होना चाहेंगे, नहीं, हम भारत में ही रहेंगे, भारत की फेडरेशन गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे, संघात्मक प्रणाली का हिस्सा रहेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पावर, मोर पावर एंड मोर राइट्स। क्लियर? तो ये हो गई बात। अब इसके अलावा हमने देख लिया कि
हमें दोनों को रखना था ध्यान में, स्वायत्तता को भी अखंडता को भी, इसलिए केंद्र सरकार का ज़्यादा पावरफुल होना जरूरी था। तो अगर हम देखें केंद्र के द्वारा ही समय समय पर, मतलब संसद के द्वारा ही समय समय पर नए नए राज्यों का गठन किया गया, अर्थात हम कहते हैं कि अगर कोई भी संस्था बनाई जाती है नई, अगर कोई संस्था नई बनाई जाती है, इसका मतलब है यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक तरीका है, अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्लियर? जो संस्था हम निर्माण करते हैं, संस्था क्या है? विचारों का प्रतीक है। अब जब कोई संस्था देते हैं तो उसको हम जिम्मेदारी देते हैं, और जिम्मेदारी के साथ साथ उसे हम अधिकार और शक्ति दोनों सौंपते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा? दिस इज द टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो देखते हैं हम इसमें, जिस प्रकार से अमेरिका में क्या हुआ, परिधि से शक्तियां कहाँ आई हैं? केंद्र की ओर आई हैं, और यहाँ पे राज्यों ने शक्तियां सौंपी है केंद्र को, इसीलिए राज्य क्या है? ज्यादा पावरफुल है। राज्यों ने अपने पास अवशिष्ट शक्तियां रखी है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो यहां से केंद्र से शक्तियां कहाँ गई हैं? पेरीफेरी पे, परिधि पे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य की तुलना में क्या रहेगा? अधिक पावरफुल रहेगा। केंद्र राज्य की तुलना में अधिक पावरफुल रहेगा, और अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। बात समझिएगा। यहां पे राज्यों ने केंद्र को बनाया, राज्य मजबूत है और राज्य अनस्वर राज्य, अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। लेकिन यहां पे शक्तियां सेंट्रल से कहां गई हैं? स्टेट में गई हैं, पेरिफेरी पे गई हैं। मतलब अगर हम कहें तो यह अपकेंद्रीय वितरण है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, अपकेंद्रीय वितरण है शक्तियों का। क्लियर? अब यहाँ पे केंद्र राज्य की तुलना में क्या है? ज्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ पे देखिए अमेरिका की तुलना में क्या है? यहाँ राज्यों की स्थिति अगर देखें, यहाँ पे राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ रटना नहीं है ना, सारा इंटरलिंक है। अगर हम देखें राज्यों की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे राज्यों को कहा जाता है नस्वर राज्य। नस्वर राज्य मतलब संसद द्वारा साधारण बहुमत से, जैसे अनुच्छेद 3 में क्या है? साधारण बहुमत के माध्यम से संसद द्वारा राज्य के नाम, सीमा वगैरह में परिवर्तन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और इस साधारण बहुमत से किया जाएगा, न कि विशेष बहुमत से। अतः इसमें जो संशोधन है, इनके नाम और सीमा में परिवर्तन करना, ये संसद को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। और इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ देखें तो राज्यों को बहुत ज्यादा कमजोर, क्योंकि साधारण बहुमत प्राप्त करना बहुत आसान होता है। क्लियर? तो नस्वर राज्य है, लेकिन क्या राज्य संघ को खत्म कर सकते हैं? कभी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि यहाँ पे केंद्र से शक्तियां राज्यों को गई है। इसका मतलब है कि भारत जो है नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। भारत क्या है? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। तो ये सारी डिटेल रही कि भारत ने जो कनाडाई मॉडल अपनाया है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या मुख्य विशेषता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघात्मक मॉडल अपनाया गया है उसमें राज्य कैसे केंद्र की तुलना में मजबूत हैं, कैसे अनस्वर राज्य हैं, और अनस्वर संघ कैसा है, और नस्वर राज्य और अनस्वर संघ, ये भारत की जो विशेषता है ये क्या है। तो यहाँ से पूरा फिगर करने पे है ना क्लियर हो जाता है अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर? तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।